हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के सेमेस्टर 5 के सिलेबस को। हिस्ट्री प्रोग्राम के सिलेबस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कमेंट सेक्शन में सेमेस्टर 5 से रिलेटेड चीज़ों को बताने के लिए, तो चलिए आज शुरू करते हैं आज के इस सिलेबस लेक्चर को। मैं नासरीन, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, बीबी कॉलेज आसनसोल। देखिए, सेमेस्टर 5 में आप लोगों को डीएससी पेपर पढ़ना है और एसईसी पेपर पढ़ना है। डीएससी पेपर 2 यहाँ पर दिए हुए रहते हैं, जिसमें से कोई आपको एक चूज़ करना होता है। जैसे रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन जो है वो हम लोग पढ़ते हैं। तो सेमेस्टर 5 का जो पहला हिस्ट्री प्रोग्राम का जो हम लोग डीएससी पेपर देखने जा रहे हैं वो क्या है? रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन, यानी पुनर्जागरण के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है ये यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में हमें पढ़ना है। ये इंडियन हिस्ट्री के बारे में हमें नहीं पढ़ना है यहाँ पर। तो हम यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। जैसे देखिए, पहला ही जो पॉइंट है पॉलिटिकल एंड सोशल बैकग्राउंड, ये वाला पॉइंट, ठीक है। पॉलिटिकल एंड सोशल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल सिस्टम इन अर्ली मॉडर्न यूरोप। जो अर्ली मॉडर्न यूरोप था, मतलब मॉडर्न यूरोप की ओर हम लोग बढ़ रहे थे, मिडिवल एज से मॉडर्न एज में जा रहे हैं। तो जो ट्रांजिशन फेज होता है, जिसे हम अर्ली मॉडर्न बोल रहे हैं, वो वाला फेज को हमें देखना है कि उस समय यहाँ का जो पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था, सोशल बैकग्राउंड कैसा था, ये सारी चीज़ें। कोलैप्स ऑफ फ्यूडलिज्म, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि मिडिवल एज जो है वो फ्यूडलिज्म के कारण जाना जाता है, या फिर जो सामंतवादी व्यवस्था थी वो एक मध्यकालीन व्यवस्था थी। उसके बाद किस तरह से इसके पतन के बाद, इसके कोलैप्स के बाद चीज़ें क्या हुई, किस तरह से क्या चेंज आया, वो हमें देखना है। एंड द चेंजिंग इकोनॉमिक लाइफ इन द 15th एंड 16th सेंचुरी, सामंतवाद के पतन के बाद अब व्यापार में वृद्धि होने लगा, तो जाहिर सी बात है जो इकोनॉमिक लाइफ था वो चेंज हुआ, वो हमें देखना है। देखिए, यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को समझिए कि मध्यकाल जो है वो सामंतवादी प्रथा का बोलबाला था। व्यापार वाणिज्य होते थे लेकिन बहुत ही कम पैमाने पर होते थे। लेकिन जैसे ही सामंतवादी प्रथा का अंत हुआ, या फिर व्यापार वाणिज्य के वृद्धि से जब सामंतवादी प्रथा का अंत हुआ, तो हम मध्यकाल से कहीं ना कहीं जो प्राचीन मध्यकाल से हम लोग मॉडर्न एज के तरफ आ गए, यानी आधुनिक एज के तरफ हम आए। तो उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ वो चीज़ हम लोग देखेंगे। और रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन ये अर्ली मॉडर्न एज का ही कहीं ना कहीं एक इंसिडेंट है। उसके बाद कॉमर्स एंड नेविगेशन, किस तरह से व्यापार वाणिज्य हुए और एक जगह से दूसरे जगह लोग गए। मोनार्कीज एंड सिटी स्टेट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फीचर ऑफ द अर्ली मॉडर्न स्टेट, द प्रिंटिंग रिवोल्यूशन, जो एक शुरुआती में मॉडर्न स्टेट था उसकी क्या विशेषताएं थी, हमें वो देखना है। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है फीचर्स ऑफ द अर्ली मॉडर्न स्टेट, द प्रिंटिंग रिवोल्यूशन, किस तरह से प्रिंटिंग रिवोल्यूशन, दैट इज छापा खाने का आविष्कार वगैरह ये सब हुआ, तो किस तरह से इसने एक क्रांतिकारी भूमिका निभाई। अब देखिए, दूसरा जो पॉइंट है इटालियन सिटी स्टेट्स, द मार्चेंट्स, द चर्च एंड द सोशल कंटेक्स्ट ऑफ द रेनेसा। आप लोग ये चीज़ समझ लीजिए कि जो पुनर्जागरण का जो शुरुआती दौर था, या फिर इनिशिएशन जो था, वो कहीं ना कहीं इटली से ही हुआ था। इटली में व्यापार वाणिज्य बहुत अच्छी तरह से विकसित हो चुका था। वहाँ पर शहरों का भी आगमन हो चुका था, यानी शहरों का गठन हो चुका था। कॉमर्स और ट्रेड के मामले में ये बहुत आगे थे, बड़े बड़े शहर बन रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो जीवन का स्वरूप था, नगरीकरण हो रहा है, मॉडर्न एज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो लाइफ स्टाइल था या जीने का जो तरीका था वो भी कहीं ना कहीं चेंज हो रहा था। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। रीडिस्कवरी ऑफ द क्लासेस, द इम्पैक्ट ऑफ द ह्यूमनिज्म ऑन आर्ट, एजुकेशन एंड पॉलिटिकल थॉट, मैकियावेली एंड द आइडिया ऑफ द मॉडर्न स्टेट। रीडिस्कवरी ऑफ द क्लासेस, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमनिज्म। देखिए, जो ह्यूमनिज्म वर्ड है यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं ओरिजिन ऑफ ह्यूमनिज्म भी देखना है, यानी मानवतावाद। इससे पहले मध्यकाल जो था या मिडिवल एज जो था, वहाँ पर कहीं ना कहीं धर्म को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था, धर्म से चीज़ें जुड़ी हुई थी। लोग इस लोक से ज़्यादा परलोक की ज़्यादा चिंता करते थे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे तो फिर हमें परलोक में उस तरह के चीज़ों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं, जैसे हम अर्ली मॉडर्न एज की तरफ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ह्यूमनिज्म चीज़ हमने देखने को मिलता है। दैट इज़ कि इस दुनिया में मानवतावाद के बारे में हमें यहाँ पर देखेंगे कि मानवतावाद पर ज़्यादा बल दिया गया कि ये जो दुनिया हम
अभी जो रह रहे हैं उसमें भी कैसे लाइफ को अच्छा किया जा सकता है और उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को चलाना चाहिए। तो वो हम लोग देखेंगे। ओरिजिन ऑफ ह्यूमनिज्म मतलब पूरा ह्यूमनिज्म के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आर्ट पर। अगर कोई एक पेंटिंग किया जा रहा है तो किसी ह्यूमन का पेंटिंग किया जा रहा है, कोई एक स्कल्पचर बन रहा है तो ह्यूमन को कहीं ना कहीं उसमें ऐड किया जा रहा है, ह्यूमन से रिलेटेड चीज़ों को ऐड किया जा रहा है। जबकि पहले परलौकिक यानी देवी देवताओं के ही चित्र होते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि ह्यूमनिज्म में देवी देवताओं के चित्र को अंकित नहीं किया गया। बहुत सारे ऐसे ईसाई जगत में पेंटिंग और आर्ट हमें देखने को मिलता है जो कि गॉड का ही वो दर्शन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मानवता के रूप में या मानविक चित्रीकरण करके। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना, ह्यूमनिज्म पूरा कंसेप्ट है, इसे अच्छे से समझना होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है द बैकग्राउंड टू द रिफॉर्मेशन, यानी धर्म सुधार के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना। अगर हम सिंपल में समझें तो हमें रिफॉर्मेशन पढ़ना, धर्म सुधार आंदोलन जो हुए थे उसके बारे में, उसके क्या क्या कारण थे, कैसे वो हुआ, मार्टिन लूथर का क्या योगदान रहा है रिफॉर्मेशन में, उन्होंने क्या क्या किया, मार्टिन लूथर के बारे में हमें पढ़ना है। रिफॉर्मेशन इन द नेशनल कॉन्टेक्स्ट, नेशनल कॉन्टेक्स्ट में रिफॉर्मेशन पढ़ेंगे कि फ्रांस में किस तरह से हुआ, स्विट्ज़रलैंड में किस तरह से हुआ, इंग्लैंड में किस तरह से हुआ, वहाँ किस तरह से चीज़ों में परिवर्तन आया, धर्म सुधार आंदोलन वहाँ कैसे हुआ। The distinctiveness of the English Reformation, radical reformation, the Anabaptists etc. काउंटर रिफॉर्मेशन। यहाँ पर मार्टिन लूथर के द्वारा तो लाया ही गया रिफॉर्मेशन, उसके बाद जो आंग्ल रिफॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, उसे हमें देखना है। इंग्लिश रिफॉर्मेशन जिसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, रेडिकल रिफॉर्मेशन देखना है, और एनबैप्टिस्ट के द्वारा जो भी हुआ था रिफॉर्मेशन वो भी हमें देखना है। लास्ट पॉइंट है रेनेसांस साइंस एंड द इमर्जेंस ऑफ द सेक्युलर कल्चर। तो जब पुनर्जागरण हुआ तो किस तरह से विज्ञान के क्षेत्र में चीज़ें परिवर्तित हुई या नए नए इन्वेंशन हुए उनके बारे में देखेंगे। और सेक्युलर कल्चर यानी जो धर्मनिरपेक्ष संस्कृति है, धर्म को बहुत ज़्यादा बोलबाला न होकर जो धर्मनिरपेक्ष संस्कृति है उसने किस तरह चीज़ों को प्रभावित किया और उसका किस तरह से इमर्जेंस हुआ वो हमें देखना है। तो ये ओवरऑल आप लोगों का हो गया डीएससी पेपर 1 के बारे में। अब देखिए हम एसएससी पेपर देख लेते हैं। एसएससी पेपर डीएससी पेपर में और एक है एंशिएंट यूरोप के बारे में भी पढ़ना होता है। आप वो पेपर भी चूज़ कर सकते हैं जैसे जिस कॉलेज में हो रहा हो पढ़ाई। और एक्चुअली रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन जो है वो थोड़ा फेमिलियर है, इजी है इन द सेंस कि थोड़ा वो फेमिलियर है, हम लोग उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। और एंशिएंट यूरोप जो है वो भी जो लोग चूज़ करते हैं या फिर जिस भी कॉलेज में लिया जाता है तो वहाँ पर होती है पढ़ाई। लेकिन अगर रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन की बात करें तो वो थोड़ा फेमिलियर होता है हम लोगों के लिए, उसे चूज़ करना ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट है एसएससी पेपर जो है आप लोगों को पढ़ना है वो आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम मेकिंग इन कॉलोनियल इंडिया। किस तरह से जो पुरातात्विक चीज़ें यहाँ पर संरक्षण दिया गया या उस पर ध्यान दिया गया वो कैसे हुई, और म्यूज़ियम मेकिंग की किस तरह से म्यूज़ियम बनाए गए, म्यूज़ियम पर ध्यान दिया गया, वो सारी चीज़ें हमें इसमें देखना है। देखिए पहला जो पॉइंट है द डेवलपमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल नॉलेज, अर्ली आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। किस तरह से आर्कियोलॉजिकल नॉलेज से रिलेटेड चीज़ों को डेवलप किया गया, यानी जो भी पुरातात्विक चीज़ें हैं उस पर ध्यान दिया गया कि किस तरह से अपने जो हमारे प्राचीन चीज़ें हैं, जो हमारी प्राचीन धरोहर है उसे संभाल कर रखा जाए। या प्राचीन चीज़ों के बारे में जानने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम आर्कियोलॉजिकल नॉलेज पर, आर्कियोलॉजिकल जो पुरातात्विक ज्ञान है, जो पुरातात्विक विज्ञान है उस पर हम ध्यान दें। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है इंडिया का उसकी स्थापना कब की गई, कौन उसके हेड थे, किस तरह से स्थापित हुआ, किसके काल में स्थापित हुआ, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। द आर्कियोलॉजिकल मैपिंग बाय अलेक्जेंडर कनिंघम, आर्कियोलॉजिकल मैपिंग जो तैयार किया गया था कनिंघम के द्वारा, हमें वो देखना है। कर्जन एंड द न्यू इम्पटस फॉर द आर्कियोलॉजिकल कंजर्वेशन, कर्जन ने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया था आर्कियोलॉजिकल कंजर्वेशन के लिए, उसके बारे में भी हम देखेंगे कि कर्जन ने क्या क्या किया। सर जॉन मार्शल एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी इन द अर्ली 20th सेंचुरी, जो पहली 20वीं शताब्दी में, प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में जो भी पुरातात्विक विज्ञान या पुरातात्विक संबंधित कार्यों में जो बढ़ावा मिला या उसका जो विकास हुआ, सर जॉन मार्शल का क्या योगदान है उसमें, हम इस चीज़ को देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आइए, सेकंड नंबर,
आर्कियोलॉजी एज द न्यू फाउंडेशन फॉर एन ऑथेंटिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया की हिस्ट्री को अच्छी तरह से, ऑथेंटिक रूप से, पूरे तरह से समझने के लिए आर्कियोलॉजी का किस तरह से फाउंडेशन किया गया और आर्कियोलॉजी किस तरह से उसमें हेल्पफुल रहा, वो हमें देखना है। आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस, एक्सकेवेशंस एंड कंजर्वेशन एंड द क्रिएशन ऑफ हेरिटेज साइट। किस तरह से पुरातात्विक एक्सप्लोरेशन किया गया, एक्सकेवेशन खुदाई किया गया, एंड कंजर्वेशन किस तरह से उसका संरक्षण किया गया। मतलब आर्कियोलॉजिकल चीज़ों का हमें एक्सप्लोरेशन देखना है, यानी इन्वेंशन किस तरह से हुआ, एक्सकेवेशन किस तरह से हुआ और कंजर्वेशन किस तरह से हुआ, और किस तरह से जो हेरिटेज साइट है उसे हमने अच्छी तरह से बचाने की कोशिश की। अ फ्यू मेजर साइट्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस, पब्लिक आर्कियोलॉजी एंड popularization of the archaeological site, archaeology in travel writings, competing cultural vision and around a few major heritage sites। जैसे कि एंशियंट टाइम में हम लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने इन चीज़ों पर ध्यान दिया। बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट जो कि कहीं दबी पड़ी थी उनको भी इन्होंने निकाला और उन्हें सुरक्षित किया। ट्रैवल राइटिंग्स में आर्कियोलॉजी के बारे में हम देखेंगे कि ट्रैवलर लोगों ने उन्होंने क्या लिखा है, अर्थात पूरा का पूरा हमें पुरातात्विक चीज़ों के बारे में यहाँ देखना है। नेक्स्ट थर्ड नंबर है आर्कियोलॉजी एंड कल्चर, लोकल हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिकल नॉलेज। आर्कियोलॉजी और कल्चर को हमें मिलाकर देखना है कि संस्कृति और जो पुरातात्विक विज्ञान है उसमें क्या संबंध है। लोकल हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिकल नॉलेज, जो लोकल हिस्टोरियन है यहाँ के, उन्होंने क्या क्या काम किया है इस क्षेत्र में। द कल्चर ऑफ कलेक्शन एंड वैलोराइजेशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स, कलेक्टिंग एंड म्यूजियम मेकिंग, द प्रोफाइल्स ऑफ अ न्यू प्रोमिनेंट कलेक्टर्स एंड म्यूजियम मेकर्स। जो भी चीज़ें कलेक्ट की जाती है खुदाई में, जैसे कि हम लोग देखते हैं, उसे फिर सहेज के रख दिया जाता है किसी म्यूज़ियम में। तो किस तरह से म्यूज़ियम मेकिंग का स्टार्ट हुआ, म्यूज़ियम बनाया गया, म्यूज़ियम बनाकर वहाँ पर चीज़ें रखी गई जो भी खुदाई से प्राप्त हुई, लोकल क्षेत्र पर हुआ, नेशनल लेवल पर हुआ, वो सारी चीज़ें हमें देखना है। आर्कियोलॉजी एंड द म्यूजियम मूवमेंट इन इंडिया, किस तरह से पुरातात्विक विज्ञान के ध्यान देने के बाद किस तरह से वो म्यूजियम मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया, यानी जो भी चीज़ें आई उसके लिए हमें म्यूजियम की फिर ज़रूरत पड़ी। बहुत सारे म्यूजियम बनाए गए। नेशनल इंडियन म्यूजियम क्या है, द प्रोविंशियल म्यूजियम में प्रांतों में जो म्यूजियम बनाए गए उनके बारे में हमें देखना है। लोकल म्यूजियम है वो, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिलकर जो नेशनल म्यूजियम के फॉर्मेशन में एक बैकग्राउंड बनाता है, अर्थात हमें नेशनल म्यूजियम के फॉर्मेशन का बैकग्राउंड को भी देखना है। तो ये हुआ आप लोगों का डीएससी पेपर पहला जो था, रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन, और ये है एसएससी पेपर। यहाँ पर देखिए कुछ बुक्स के भी नाम यहाँ पर दिए गए हैं। एल बैशम का है, ठीक है, चक्रवर्ती दिलीप का है, तो इसमें से भी आप चाहे तो कोई बुक ले सकते हैं, अदरवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।